दिव्य मंदिर की उस भव्य योजना की जिसने राम मंदिर के मुहूर्त की तारीख लिख दी है, क्योंकि मंदिर निर्माण की जिस डेडलाइन का इंतजार दशकों से राम भक्त करते आ रहे हैं वो आ गई है। क्योंकि जिस तेजी के साथ काम चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में तेज हुआ मंदिर निर्माण का काम। 2024 में पधारेंगे भगवान श्री राम। रामलला पर हुई 5000 करोड़ की धन वर्षा। मंदिर की भव्यता पर होगा करोड़ों का खर्चा। भगवान राम की नगरी अयोध्या लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र है जहां सदियों से भगवान जय श्री राम के हरकारे गूंजते रहे और सरयू के घाट राम का नाम लेकर चमकते रहे हैं। लेकिन अब राम भक्तों का उत्साह और उनका जोश और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण की जिस डेडलाइन का इंतजार दशकों से राम भक्त कर रहे हैं वो आ गई है। राम मंदिर निर्माण की 2 दिवसीय बैठक आज प्रारंभ हो गई है। सुबह 9:30 बजे निपेन मिश्र भगवान रामलला के दरबार में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भगवान रामलला का दर्शन किया और उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां का जायजा लिया। डेडलाइन की तारीख को अमली जामा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और राम मंदिर भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में हैं, जहां उन्होंने रविवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों के साथ राम जन्मभूमि परिसर में बैठक की और मंदिर निर्माण का पूरा जायजा लिया। मंदिर निर्माण में तेजी को देखते हुए अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हो या फिर अयोध्या के ही निवासी हो, हर कोई चाहता है कि 2024 तक भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो जाए। दरअसल मंदिर निर्माण का काम दिन रात चल रहा है। राम मंदिर की नींव में डाली जाने वाली 50 लेयर में से 5 लेयर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन तेजी के साथ चल रहे काम में बारिश रोड़ा अटका सकती है। ऐसे में बारिश के दिनों में भी काम जारी रहे, इस पर भी मंथन हुआ है। साथ ही मंदिर निर्माण में रॉ मटेरियल कैसा लगेगा और कैसे मंदिर ज्यादा से ज्यादा भव्य हो, इसका भी पूरा खाका खींच दिया है। जानकारी के मुताबिक मंदिर का निर्माण 3 तरह के अलग अलग पत्थरों से होगा। वहीं मंदिर निर्माण के लिए मिले दान में से ट्रस्ट ने 500 करोड़ की एक एफडी स्टेट बैंक में कराई है। मेरे पास जो फंड है, अभियान में जो कलेक्शन आया है, जो लोगों का दिया हुआ पैसा है, तो उसमें से मात्र 500 करोड़ की एफडी करा दी, जिससे कि हमको उसका इंटरेस्ट मिलने लगे। पैसा करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, उससे मुझको कोई आयत नहीं होती है। तो एफडी तो 500 करोड़ कराई है, हमारे ट्रस्टियों को चाहिए कि और भी करा दें। फिक्स डिपॉजिट की रकम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे का 10%। गौरतलब है कि देश भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक निधि समर्पण अभियान चलाया गया था, जिसके लिए लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। अब राम मंदिर निर्माण के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट के जरिए मंदिर के भविष्य तक की तैयारी पूरी कर दी गई, ताकि कोई अड़चन न आए और 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात महंगाई के विस्फोट की। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। राजस्थान के गंगानगर में पहले पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर अब डीजल भी शतक लगा चुका है। लेकिन तेल की इस टेढ़ी चाल से सिर्फ राजस्थान परेशान नहीं, उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है। महंगाई की मार ने ऐसा दम निकाला है कि पूरे घर का बजट बिगाड़ डाला है। ये रिपोर्ट देखिए। तो साहब पेट्रोल ऐसा महंगा होने लगा कि खरीदना तो एक तरफ, पेट्रोल पंप के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं रही मुझे। तो मैंने इसकी ये सीट और ये फ्लोरिंग निकाल दी और इसको धक्का मार के चलाने लगा। इंजन कहाँ है इसका? जब महंगाई हिंदुस्तान के 90 करोड़ जनता को खा गई तो क्या मेरी गाड़ी छोटा सा इंजन नहीं खा सकती? अभी जब पेट्रोल खरीद नहीं सकते तो इंजन की जरूरत क्या है? खामखा गाड़ी के सीने पे बोझ पड़ा रहता है। महंगाई की मार, पेट्रोल शतक के पार, डीजल ने छुआ 100 का आंकड़ा। 40 दिन में 23 बार बढ़े दाम। पेट्रोल डीजल के संसाधन सीमित हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे और जब खत्म होंगे तो बहुत महंगे हो जाएंगे। तो क्या मान लिया जाए कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाले हैं,
क्योंकि दोनों में नए आंकड़े छूने की जो होड़ मची है उसने बचपन में सुने इस सवाल को जन्म दे दिया। राजस्थान के गंगानगर में जहां 1 लीटर पेट्रोल के दाम 107 रुपए 22 पैसे हो चुके हैं, तो वहीं डीजल 100 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। लेकिन ये सिर्फ राजस्थान का हाल नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी बुरा हाल है। वो बात अलग है कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। कई राज्यों में तो डीजल की कीमत जो है वो 100 रुपए प्रति लीटर तक जहाँ पहुंची। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 93 रुपये 41 पैसे के आसपास है, और जो पावर पेट्रोल हम कहें तो वो 96 रुपये 87 रुपये आपको दिख रहा होगा। और इसी तरह अगर डीजल की बात करें तो डीजल आज लखनऊ में तकरीबन 87 रुपये 44 पैसे बिक रहा है, और लगातार ये कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। कल 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन आज पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कल 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले 40 दिन में 23 बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2 मई के बाद से जहां डीजल में 6 रुपए 25 पैसे का इजाफा हो चुका है, तो वहीं पेट्रोल भी 5 रुपए 72 पैसे महंगा हो चुका है। ये इसी का असर है कि लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 93 रुपए 41 पैसे और डीजल 87 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। वाराणसी में पेट्रोल 93 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। प्रयागराज में पेट्रोल 93 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 87 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कानपुर में पेट्रोल 93 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 87 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं आगरा में पेट्रोल 92 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 86 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर के नए रिकॉर्ड पर है। इन 5 शहरों के आंकड़ों से समझ सकते हैं कि तेल कैसे खेल बिगाड़ रहा है। तेल के बढ़ते दामों को देख अब सोशल मीडिया पर मीम चलने लगे हैं कि तेल की टेढ़ी चाल से सिर्फ चुनाव ही बचा सकते हैं। इसलिए बंगाल चुनाव का हवाला भी दिया जा रहा है कि जब तक वहां चुनाव थे पेट्रोल डीजल के दाम थमे हुए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए तेल के दाम आसमान छूने लगे। मुद्दे की बात यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम इतने नहीं है कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा मिले, क्योंकि सच तो ये है कि तेल की बढ़ती चाल ने कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की हालात और ज्यादा खराब कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जितना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उतना ही जीने के लिए पानी जरूरी है। लेकिन सोचिए, पानी खत्म हो गया तो क्या होगा? क्योंकि कई शहर ऐसे हैं जो हर साल गर्मियों में पानी के संकट से जूझते हैं, और ऐसे ही हालात इस वक्त कानपुर में हैं जो प्यासा है और 10 लाख लोग आफत में हैं। ये रिपोर्ट देखिए और कानपुर के उन लोगों का दर्द समझिए जो बिन पानी के जी रहे हैं। दो दिन तक प्यासा रहेगा कानपुर। 10 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी। खत्म हो रहा है पानी, विनाश की निशानी। पानी राजनीति के लिए मुद्दा है, जो जनता के लिए कभी न खत्म होने वाली समस्या है, जो वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस पानी के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, उसके संकट ने कानपुर की नींद उड़ा दी है। गर्मी में जहां कोई पानी के बिना तो पल नहीं रह सकता, वहीं कानपुर की 10 लाख जनता को 2 दिन तक प्यासा रहना होगा। 4 दिन की मोहलत कही गई थी, 4 दिन कहा गया था कि 4 दिन में इस लीकेज को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। लेकिन इन 2 दिन भी अगर मान लिया जाए, 2 दिन में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने जा रही है। कानपुर पर आया पानी का ये संकट सर्वोदय नगर में टूटी पाइपलाइन का नतीजा है, जिसकी मरम्मत के लिए जल निगम ने बैराज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया है। इससे शहर और दक्षिण क्षेत्र के करीब 10 लाख लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी समस्या 2-3 महीने से यहाँ सुबह शाम पानी नहीं आता है। 2-3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, तो ऊपर से लॉकडाउन है, पानी की दिक्कत है बहुत। पानी भैया इसमें जो है 5-6 महीने पानी नहीं आ रहा। पिछले लॉकडाउन से पानी नहीं आ रहा। कई बार कंप्लेन हुए, कई बार जन संस्थान गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जल निगम ने शनिवार शाम को जलापूर्ति के बाद बैराज प्लांट बंद करने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही प्लांट को बंद कर दिया, जिससे लोग पानी का स्टॉक नहीं कर पाए और सुबह होते ही लोग पानी के लिए तरसते नजर आए।
हैरान करने वाली बात यह है कि जल निगम ने एक हफ्ते पहले ही सर्वोदय नगर की रतनदीप नर्सिंग होम के पास टूटी बैराज की मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत की थी, लेकिन इससे 3 मीटर दूर एक और पाइपलाइन का हिस्सा टूट गया, जिससे लाखों लीटर पानी तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए जल निगम ने पानी की आपूर्ति के बाद एक बार फिर टूटे पाइप की मरम्मत का फैसला लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मरम्मत का काम एक बार में क्यों नहीं किया गया। अब से 10 दिन पहले भी कुछ इसी तरीके का लीकेज हुआ था। बैराज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ये लाइनें बिछाई गई थी ताकि फ्लो में और लोगों के घर घर तक स्वच्छ पेयजल पानी पहुंचाया जा सके, लेकिन ये सफ़ेद हाथी साबित हुआ गंगा बैराज का पूरा प्लान, जो 8,800 करोड़ रुपए का एक प्लान था, उससे ज़्यादा का प्लान था, और वो योजना विफल होती दिख रही है। कानपुर के जिन इलाकों में पानी का संकट मंडरा रहा है, उनमें रामायण बाजार, पटकापुर, गढ़निया पूर्वा, शास्त्री नगर, पांडू नगर, दादा नगर, जूही लाल कॉलोनी, निराला नगर, साकेत नगर, जूही गौशाला, जूही बम्बरिया जैसे इलाकों में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। 2005 या 2007 में जो काम हुए, 5 में पास, 7 में पास हुए, 8 में हुए, 11-12 में, वो काम बिल्कुल गलत हुए। अब जब मैं काम जिसमें कर रहे उसमें मुझे बहुत परेशानी आ रही। जल निगम जो है वो पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति से इतर सवाल लोगों के संकट का है और उस पानी का है जिसने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि ये सिर्फ कानपुर का नहीं, सूबे के हर उस जिले का हाल है जो लंबे समय से जल की त्रासदी से गुजर रहे हैं। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात वैक्सीन की उस डोज की जिससे लोग भाग रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें और खबरें आप देखते रहे हैं। अब ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए रुड़की नगर पालिका ने नया तरीका निकाला है। दरअसल नगर पालिका ने ऐलान किया है कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो दुकान नहीं खोल पाएगा। अब नगर पालिका का यह आदेश दुकानदारों को फरमान की तरह लग रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि लोग वैक्सीन से इतना घबरा क्यों रहे हैं, जबकि वैक्सीन ही कोरोना का सबसे कारगर इलाज है। रुड़की में नगर पालिका का फरमान, जो वैक्सीन लगवाएगा वो ही दुकान खोल पाएगा। पिछले साल जब कोरोना आया था तब सबको इंतजार था कि इसकी वैक्सीन कब आएगी। दुनिया के बड़े बड़े देश इस खोज में लगे थे, लेकिन जब वैक्सीन आई तो लोग इसे न लगाने के बहाने बना रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करने का हर जतन कर रही है, लेकिन इन सब के बीच रुड़की नगर पालिका ने एक बड़ा आदेश दिया है कि जो दुकानदार वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो अपनी दुकान नहीं खोल पाएगा, और अगर किसी ने दुकान खोली तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी दुकानदार हैं या रेडी वाले हैं या ई रिक्शा वाले हैं, क्योंकि ये फ्रंट लाइन में है, सीधे एक्सपोजर में है, तो इनका वैक्सीनेशन आवश्यक है होना। तो यहाँ देखा गया कि तमाम बहुत कम तादाद में लोग वैक्सीनेशन करा रहे, तो इसके क्रम में नगर पालिका द्वारा टीम गठित की गई है जो कि लोगों को मोटिवेट कर रही है। दरअसल अपील करने के बाद भी लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि एसडीएम ने टीकाकरण में तेजी लाने के लिए आदेश दिया है, लेकिन दुकानदारों को यह आदेश कम, फरमान ज्यादा लग रहा है। इसको लेकर दुकानदारों की अपनी दलीलें। इसको फरमान को सरासर गलत, क्योंकि अगर पाबंदी है दुकानदार पे, यहाँ बच्चे 18 साल का भी काम कर रहा है, 16 का भी कर रहा है, वो इसका मतलब 18 साल से जो काम कर रहे हैं वैक्सीन लग नहीं रही है, तो वो कैसे दुकान में बैठ जाएगा। वैसे दुकानदारों को समझना चाहिए कि वैक्सीन ही उन्हें कोरोना की महामारी से बचा सकती है, और यही सबसे कारगर तरीका भी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग अनजान बने हुए हैं और अपनी और अपनों की जान को मुसीबत में डाल रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती में अभी वैक्सीन को लेकर लगातार ऐसी तस्वीरें आई जब लोग वैक्सीन से डरते नजर आए, तो कई इसे मौत का इंजेक्शन बताते नजर आए। लेकिन सच तो यही है कि कोरोना से बचने का एक ही हथियार है, वो है वैक्सीन। जितना जल्दी हो ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए और मौका मिलते ही टीका लगवा लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना की सिर्फ रफ्तार थमी है, वो खत्म नहीं हुआ है। रुड़की से एबीपी गंगा के लिए विनीत त्यागी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में आज इंदिरा युग का अंत हो गया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश नहीं रही।
दिल्ली में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। वो 80 साल की थी। इंदिरा हृदय कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में थी, जहां उत्तराखंड सदन में उन्होंने अंतिम सांसें ली। कुछ ही समय पहले इंदिरा हृदय कोरोना से ठीक हुई थी। 4 दशकों के सियासी सफर में उन्होंने संगठन से लेकर सरकार तक में बड़ी भूमिका निभाई। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक वो राजनीति की पहली पंक्ति की नेता रही। उत्तराखंड में राजनीति के इंदिरा युग का इस तरह अवसान होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उत्तराखंड ने अपने सबसे बड़े नेताओं में एक डॉक्टर इंदिरा हृदय को खो दिया। 40 साल का सियासी सफर इस तरह अचानक थम जाएगा, किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा। 12 घंटे पहले एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने अपने मन की बात कही थी। मैंने कहा नहीं, मुझे 40वां वर्ष विधायक बने हुए हो, तो इससे लगा 24 वर्ष में उत्तर प्रदेश में रही, 16वां वर्ष ये चल रहा है। कौन जानता था कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, ये सफर इस तरह थम जाएगा। डॉक्टर इंदिरा हृदय राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष थी, तो कांग्रेस के दिग्गजों की कतार में शामिल वो नेता जिसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता था। इंदिरा हृदय शनिवार को उत्तराखंड चुनाव कमीशन 2022 की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में पार्टी बैठक में शामिल हुई थी। इसमें तय हुआ था कि कांग्रेस किसी नेता के चेहरे को राज्य में सीएम के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी। चुनाव सामूहिकता के साथ लड़े जाएंगे। बिल्कुल एक मत है, जब चुनाव के बाद हमारा बहुमत आ जाएगा तो घोषित कर दिया जाएगा चेहरा। सियासी संबंध कभी भी इंदिरा हृदय के निजी संबंधों पर हावी नहीं हुए। राजनीति अपनी जगह थी, लेकिन सबको साथ लेकर चलने और सबको सम्मान देने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की। इसलिए आज हर तरफ मातम पसरा है, सभी भावुक हैं। कल हम सबको उत्साहित करके परिवर्तन यात्रा का नक्शा बना रही थी, कह रही थी कि परिवर्तन लाना है, कैसे संघर्ष को आगे बढ़ाना है। हंस हंस करके सबको उत्साहित कर रही थी और आज सबको, अपने मित्रों दोस्तों सबको जो है आंसू में छोड़ करके चलेंगी। किसको मालूम था कि कल सबका उत्साह बढ़ाने वाली इंदिरा हृदय जी को हम लोगों को इस तरीके से विदाई देनी पड़ेगी। जब वो मंत्री के रूप में उत्तराखंड राज्य के अंदर कार्य कर रही थी तो उन्होंने उत्तराखंड के विकास को नए आयाम देने का काम किया। हर वर्ग को साथ लेकर के उनके परिप्रेक्ष्य में जो है वो लगातार कार्य करती रही। और जो 2 कार्यकाल कांग्रेस के रहे उसमें अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे राज्य की क्षति है, खाली कांग्रेस की क्षति नहीं है। उनका अनुभव बहुत कम लोगों का, राजनीतिक अनुभव जो है। पूरी विधानसभा को मैंने उनको देखा, वो सम्मोहित करके रख देती थी, कोई उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता था। तो ये विधानसभा के लिए जो है वो सबसे बड़ी क्षति है हमारी विधानसभा के लिए। इस तरह की शख्सियतें बहुत कम होती हैं जिनका कि हर वर्ग पर असर होता है। इंदिरा हृदय उत्तराखंड की राजनीति का वो चेहरा थी जिनका पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच बराबर का सम्मान था। 4 दशकों के राजनीतिक सफर में इंदिरा हृदय ने सियासी मौसम के कई धूप छांव देखे। चुनावी राजनीति में इंदिरा हृदय ने पहली कामयाबी 1974 में पाई थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए 1974 में चुनी गई थी। 4 बार यूपी विधान परिषद की सदस्य रही। 2000 में जब यूपी से अलग होकर उत्तराखंड अलग राज्य बना तो राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष बनी। 2002 में पहली बार उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव जीता। 2002 से 2007 तक संसदीय मामलों के साथ ही कुल 5 विभागों की राज्य की मंत्री रही। 2012 में दूसरी बार विधायक बनी। 2012 से 2017 तक उत्तराखंड के वित्त मंत्रालय के साथ ही कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2017 में तीसरी बार उत्तराखंड की हल्द्वानी से विधायक चुनी गई थी और अब नेता विपक्ष थी।
डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को उत्तराखंड की आयरन लेडी कहा जाता था, जो एक बार इरादा पक्का करने के बाद उससे कभी डिगती नहीं थी। इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया, दुख की इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं सुमित हृदयेश एवं समस्त परिवार के साथ। ओम शांति शांति शांति। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए ट्वीट किया, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी कई सामुदायिक सेवा प्रयासों में सबसे आगे थी। उन्होंने एक प्रभावशाली विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई और उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव भी था। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत कड़ी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के निधन का दुखद समाचार मिला। वे अंत तक जनसेवा एवं कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रहीं। उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान प्रेरणा स्रोत हैं। उनके प्रियजनों को शोक संवेदनाएं। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन से उत्तराखंड की राजनीति में आया यह खालीपन शायद ही कभी भरा जा सके। एबीपी गंगा परिवार की तरफ से डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी को सादर नमन।